वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर में मैं आपके लिए बेसिक्स लेकर आया हूँ बच्चे केमिस्ट्री का। और ये जो बेसिक है केमिस्ट्री का बच्चे, ये ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हो, लेकिन मैं फिर भी एक बार क्लास 10th के बच्चों के लिए ये केमिस्ट्री का बेसिक हमेशा पढ़ाता हूँ बच्चे, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा केमिस्ट्री का बेसिक्स। ठीक है बच्चे, तो चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई? बेसिक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th। ठीक है भाई, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो चलिए भाई, केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन बेसिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा बच्चे कि हम लोग साइंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो हम लोग बच्चे क्लास 10th की मैं आपको साइंस कराऊंगा, 9th की भी साइंस कराऊंगा, 10th और 11th 12th की मैं केमिस्ट्री आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अभी हमारा टारगेट है पहले कुछ टॉपिक्स ही कवर करवाएंगे हम लोग आपको। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे को टाइम मिलेगा हम आपको इस चैनल पर हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस भी कोशिश करेंगे प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज अपने बच्चे साइंस, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम लोग। सबसे पहले तो दिमाग में एक क्वेश्चन चलता है भाई कि आखिरकार साइंस होती क्या है। एक बात याद रखना भाई, साइंस की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं है। आप जितनों से पूछोगे हर कोई साइंस के लिए एक अलग अलग डेफिनेशन प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही मैं अगर आपके सामने कुछ बात रखूं तो मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं बच्चे, थिंग्स। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा बच्चे थिंग्स के बारे में। ठीक है, ये बेसिक है हमारा। ठीक है, जो ऑलरेडी आप क्लास 9th में पढ़ के आ रखे हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बेसिक कराऊंगा। तो बच्चे आप लोग एक बात याद रखना कि जो आपकी ये थिंग्स होती हैं, ये थिंग्स आपकी दो होती हैं। ठीक है, थिंग्स आपकी कितनी होती है बच्चे? दो होती है। एक होती है भाई लिविंग थिंग्स और एक होती है बच्चे आपकी नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, समझ आ रहा है भाई आप लोगों को? चलिए, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? तो एक सिंपल सी आपके पास कुछ तरीके होते हैं जिनकी हेल्प से आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हो लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स को। समझ आ रही है भाई? जिसमें सबसे पहली चीज अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बच्चे वो ये है, एनीथिंग, कोई भी चीज है बच्चे, अगर वो हमारी ग्रो कर रही है, ठीक है, तो वो हमारी कहलाएगी क्या? लिविंग थिंग्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैंने जन्म लिया था, मैं इत्तू सा था। अब देखो भाई मैं कितना बड़ा हो गया, यानी कि मैं कर क्या रहा हूं? मैं ग्रो कर रहा हूं। लेकिन एक वहीं पर एक चेयर है या फिर ये मार्कर है भाई, मैंने अभी से रखा हुआ है। ठीक है, मैंने अभी से रखा हुआ है और मैं इसे संभाल के कम से कम 5 साल तक रखूंगा। ठीक है, मैं कम से कम इसे 5 साल तक रखूंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये ग्रो करेगी? नहीं, ये ग्रो नहीं करेगी। इसलिए ये जो मार्कर की जो कैटेगरी है वो हमारी किस में आएगी? नॉन लिविंग थिंग्स में। यानी कि जो ग्रो नहीं करे वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। मुझे पता है आप सबको आता होगा, क्लास 10th में आए हो तो ये सब पता होगा, लेकिन मेरा काम है बेसिक से कराना। तो मैं बिल्कुल मैं बेसिक से कराऊंगा, कोशिश रहेगी मेरी। और ये बेसिक लेक्चर कम से कम होंगे 2-3 लेक्चर ले जाऊंगा मैं आपको बेसिक के, और उसके बाद मैं आपकी क्लास 10th स्टार्ट करूंगा। ठीक है भाई, चलो, तो जो ग्रो करे वो हमारी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, और भी तरीके हैं भाई, जो हमारा रेस्पिरेशन करे, जो भी हमारी थिंग्स हमारी रेस्पिरेशन करे वो हमारी कहलाएगी क्या? लिविंग थिंग्स कहलाएगी। जैसे कि हम लोग हैं, हमारे को पता है कि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है, वहीं पर हम लोग अगर देखें तो जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमारा, ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि हम लोग हो गए, यानी कि हम एनिमल्स हो गए, या जो प्लांट्स हो गए वो भी हमारे किस में आएंगे? लिविंग में आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वो कर क्या रहा है? रेस्पिरेशन कर रहा है। यानी कि जो रेस्पिरेशन नहीं करे वो हमारा कहलाएगा क्या? नॉन लिविंग थिंग। समझ आ रहा है ना आप सबको? चलो, और भी तरीके हैं बहुत सारे जो हमारे रिप्रोडक्शन करें। रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग होता है
फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। मेरे को अब एक बात बताओ, मेरे पास ये एक मार्कर है, मैं एक और मार्कर ले आया, मैंने उन दोनों मार्कर को एक साथ रख दिया, क्या इन दोनों मार्कर के मिलने से क्या एक न्यू मार्कर बनेगा भाई? बिल्कुल नहीं बनेगा यार। तो यही चीज हमने क्या देखा भाई, कि ये हमारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, या ये अकेला भी होता तब भी रिप्रोडक्शन नहीं करता, ठीक है। लेकिन हम लोग देखते हैं हमारे अंदर हम लोग एक बेबी का जन्म, ठीक है, बेबी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को किस में रखा गया है? लिविंग थिंग्स कैटेगरी में रखा गया है। वहीं पे इस मार्कर को किस में रखा गया है? नॉन लिविंग। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा। यानी कि मैंने आपको ये 3 तरीके बताए, और भी बहुत सारे तरीके हैं बच्चे जिनकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग थिंग्स। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं मैं, अभी आपको केमिस्ट्री का बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बेसिक की तरफ भी हम लोग अभी चलेंगे। तो चलिए भाई, एग्जाम्पल आप सबको पता है, काऊ हो गई, डॉग हो गया, ठीक है, ह्यूमन हो गया, चाहे इसमें मेल आ जाए चाहे फीमेल आ जाए, यानी कि ये सब भी हमारे कौन है भाई? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आएंगे। और इन सबको मिला के हमारा एक चीज बोली गई, और सीधी सी बात क्या बोला गया कि एनिमल्स, यानी कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो हमारे कहलाते क्या है? लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। वहीं पे भाई आम का पेड़ हो गया, जामुन का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, यानी कि जितने भी हमारे पेड़ होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं, वो भी हमारे किस में आते हैं भाई? लिविंग थिंग्स में। यानी कि हमारे जो प्लांट्स हो गए वो भी हमारे किस में आएंगे भाई? लिविंग थिंग्स में। समझ आ रही है? बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, बोर मत होना भाई, ठीक है। और अगर हो रहे हो, अगर आपको बेसिक आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और चाहते हो अगर बेसिक से जानना तो बने रहिए, ठीक है। चलेंगे, अभी केमिस्ट्री के बेसिक पे आऊँगा, पहले मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं आपको नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल दूं भाई, तो आप लोगों को पहला एग्जाम्पल तो दिया था भाई मैंने, मार्कर हो गया, या फिर आपका बच्चे सनलाइट हो गई। सनलाइट आपकी किस में आती है? नॉन लिविंग थिंग्स में। आपका बच्चे वाटर हो गया, वाटर भी आपका किस में आता है भाई? नॉन लिविंग थिंग्स में, एटसेट्रा। एयर वगैरह सब हमारी किस में आती है बच्चे? नॉन लिविंग थिंग्स में। तो आपको पता लग गया भाई कि जो आपके थिंग्स होती है वो आपकी लिविंग होती है और नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है। राइट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम लोग चलते हैं अपना साइंस की तरफ और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, रात के 1 बज रहा है बच्चों, ठीक है, रात का 1 बज रहा है और मैं आपके लिए ये लेक्चर लेकर आ रहा हूँ बच्चे, ठीक है। चलो, तो देखो भाई, जैसा कि हम लोग आज साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने आपको बोला कि साइंस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कोई बोलता है ठीक है, इन द साइंस वी विल स्टडी अराउंड अस, कि हम लोग साइंस के अंदर अपने चारों ओर के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। किसी ने किसी और से पूछा मैंने, उसने बोला कि भैया हम लोग ना साइंस में ना डिस्कवरी देखते हैं। मैंने कहा भाई बिल्कुल सही है ये बात। फिर मैंने भी कहा कि भाई आप लोग जितना भी आप डेफिनेशन दे रहे हो सारी डेफिनेशन सही है आपके अकॉर्डिंग। मैंने कहा अगर मैं भी आपको एक डेफिनेशन दूं तो वो ये है कि साइंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बच्चे किसके बारे में? मैंने अभी आपको बताया एक लिविंग थिंग्स और एक नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि हम लोग अभी क्या देखा, मैंने आपको अभी क्या बताया कि हम लोग इसमें स्टडी करते हैं किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में एंड नॉन लिविंग थिंग। तो साइंस के अंदर हम लोग क्या चीज करते हैं बच्चे? स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ साइंस, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं साइंस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो राइट डाउन कर लो इसको। तो साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग के बारे में और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। चलें आगे, चलो तो राइट डाउन कर लेते रहना। तो बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं समझने की कोशिश करना। आप लोग भी पता होगा, आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ के आ रखे होंगे, ठीक है। और ये बेसिक क्लास 10th के लिए मेरा, ठीक है। चलो, हाँ तो बच्चों एक बात याद रखना आप लोग, आपकी जो साइंस की जो एनसीईआरटी की जो बुक होगी बच्चे, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक होती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मैं जो आपको साइंस के बारे में बता रहा हूँ बच्चे, वो 10th क्लास का थोड़ा बहुत सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। तो आपके बच्चे जो एनसीईआरटी की जो बुक होगी 10th में, वो दिखने में तो एक है, लेकिन वो कंसिस्ट करते हैं बच्चे आपके टोटल 4 बुक्स,
कितने बुक कंसिस्ट करती है बच्चे? वो टोटल 4 बुक्स वो कंसिस्ट करती है, ठीक है। जिसके अंदर बच्चे एक होती है केमिस्ट्री, एक होती है बच्चे बायोलॉजी, एक होती है बच्चे आपकी फिजिक्स, और एक होती है बच्चे आपकी एनवायरनमेंट। समझ आ रही है बच्चे? तो आपकी साइंस की जो दिखने में तो एक बुक है, लेकिन वो कंसिस्ट कर रही है बच्चे टोटल 4 बुक, ठीक है। ये 4 बुक आपकी कंसिस्ट कर रही है, ठीक है भाई। अब यहां से आपका साइंस का मीनिंग तो आप लोगों ने जान लिया। यहां से आज हम लोग मीनिंग जानेंगे कि आखिरकार केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होती है। यानी कि हम लोग केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, बायो में किसकी स्टडी करते हैं, फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, और एनवायरनमेंट में हम किसकी स्टडी करते हैं। ये बात हमारे को यहाँ पे जाननी है, ठीक है भाई। चलो मैं एक एक करके आपको ये बात भी इधर बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी केमिस्ट्री का बेसिक आपका चले गई, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर और अभी आने वाले 1-2 लेक्चर आपके और होंगे जो बेसिक पे चलेंगे, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का बेसिक है, सिर्फ केमिस्ट्री का बेसिक है आपका, ठीक है, फॉर क्लास 10th, ठीक है। तो केमिस्ट्री जब मैं किससे पूछता हूँ केमिस्ट्री क्या होती है, तो बच्चे हर एक कोई बोलता है कि केमिस्ट्री क्या है, साइंस का पार्ट है या साइंस की ब्रांच है। बायोलॉजी क्या है, साइंस का पार्ट है या साइंस की ब्रांच है। फिजिक्स भी साइंस का पार्ट या ब्रांच, ऐसी एनवायरनमेंट भी इसका ब्रांच है। तो ये बात तो भाई सबको पता है, ठीक है, कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। बट एक बात याद रखना बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग क्लास 9th में जब हो गए तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि आपके टीचर ने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, यानी कि जो स्टार्टिंग की जो 9th में, ठीक है, साइंस में जो 4 चैप्टर थे जिसके अंदर आपको मैटर के बारे में पढ़ाया होगा, वहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन चलना चाहिए था कि सर आप हमें मैटर के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो। तो उसका रीजन बच्चे ये था क्योंकि वहां पर आप लोगों को केमिस्ट्री स्टार्ट करी गई थी, और केमिस्ट्री बोलती है कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं मैटर के बारे में। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी ऑफ मैटर। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चे आपको? यानी कि बच्चे केमिस्ट्री का मतलब मैटर, और जब मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा तो मैं आपको मैटर के ही बारे में पढ़ाऊंगा क्योंकि केमिस्ट्री का ही बेसिक पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी क्या होती है? तो देख बच्चे, बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलके आपको ऑलरेडी दिख रहा है, वन इज बायो एंड सेकंड इज लॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है बच्चे स्टडी, और बायो का मतलब होता है बच्चे लिविंग, और मैं ऑलरेडी आपको लिविंग का मतलब बता चुका हूं। लिविंग के अंदर आते हैं प्लांट और एनिमल, यानी कि बायोलॉजी में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं बॉटेनिकल, और एनिमल्स की स्टडी को हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल। समझ जाओ भाई, चिड़ियाघर, जू, चिड़ियाघर, उसमें कौन रहता है? जानवर रहते हैं, इसलिए हम लोग जूलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं हम लोग एनिमल्स के बारे में, और बॉटेनिकल के अंदर स्टडी करते हैं हम लोग प्लांट्स के बारे में। तो चल बच्चे, बायोलॉजी क्या है बच्चे? तो इट इज द, ये भी वही चीज भाई, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चे? तो ये आपको बायोलॉजी का मतलब भी आपको पता लग गया कि बच्चे बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है भाई। चलो आप चलते हैं जरा फिजिक्स की तरफ बच्चे। तो फिजिक्स भी हमारी क्या है? वही चीज, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी विल स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि बच्चे हम लोग इसमें नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। समझ आ रहा है? एनवायरनमेंट के अंदर बच्चे हम लोग स्टडी करते हैं, स्टडी अवर सराउंडिंग्स। इसके अंदर बच्चे हम लोग अपने सराउंडिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट। समझ आ रही है? तो फटाफट से राइट डाउन कर लो बच्चे। केमिस्ट्री में मैटर के बारे में, बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स का मतलब प्लांट्स और एनिमल्स, फिजिक्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स, एनवायरनमेंट के अंदर अवर सराउंडिंग्स। समझ आ रही है? तो ये आपकी 10th क्लास की जो साइंस की बुक है, दिखने में एक है और ये 4 बुक कंसिस्ट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बच्चे थोड़ा और डाटा बता दूं, फिर मैं बेसिक की तरफ चलूंगा। केमिस्ट्री का बेसिक बहुत अच्छा है, समझ आ गया तो बच्चे 10th की जो केमिस्ट्री है वो आपको बहुत ईजी लगने लग जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट से राइट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। चलें, चलो भाई। अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स भी बता दूं भाई, चैप्टर का भी थोड़ा बहुत बता दूं कि कौन से चैप्टर आपके इसमें हैं,
कौन से चैप्टर आपके बायो के, कौन से चैप्टर फिजिक्स के, या कौन से चैप्टर एनवायरनमेंट के। तो बच्चे देखो, मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया, ठीक है, कि आपकी 4 बुक्स हैं, यानी कि बच्चे आपके कुछ चैप्टर आपके केमिस्ट्री के होंगे, कुछ बायो के होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे और कुछ एनवायरनमेंट के होंगे। तो आपको क्लास 10th की साइंस में बच्चे आपको जो स्टार्टिंग के जो 5 चैप्टर आपको दिखाई देंगे, कौन कौन सा, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर। स्टार्टिंग के 5 जो चैप्टर होंगे बच्चे वो आपके केमिस्ट्री के होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो आपका होगा बच्चे, आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो आपका है बच्चे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर आपका होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, एंड थर्ड चैप्टर आपका होगा बच्चे मेटल एंड नॉन मेटल, और फोर्थ चैप्टर जो आपका होगा बच्चे वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड फिफ्थ चैप्टर जो आपका होगा वो बच्चे होगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद आपके 4 चैप्टर बच्चे, कौन कौन सा, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर और 9 चैप्टर। ये जो 4 जो चैप्टर हैं बच्चे वो आपके बायोलॉजी के होंगे, जिसमें 6 चैप्टर जिसका नाम होगा बच्चे लाइफ प्रोसेस, 7 चैप्टर जिसका नाम होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड 8 चैप्टर जिसका नाम होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और बच्चे आप सब इसका इंतजार भी करते हो, बड़ा मजा आता है आपको इस 8वें चैप्टर को पढ़ने के लिए, और 9वां चैप्टर जिसका नाम होगा बच्चे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। समझ आ रहे हैं? तो ये 4 चैप्टर आपके बायो के। उसके बाद आपके जो 4 जो और चैप्टर होंगे, 10वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर बच्चे, ये आपके होंगे फिजिक्स के। समझ आ रही है? जिसमें 10वां चैप्टर जिसका नाम है बच्चे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 11वां चैप्टर बच्चे जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, 12वां चैप्टर जिसका नाम है बच्चे इलेक्ट्रिसिटी, एंड 13 चैप्टर जिसका नाम है बच्चे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद जो 3 जो चैप्टर होंगे 14, 15 एंड 16 वो आपके एनवायरनमेंट के हैं। 14 चैप्टर जिसका नाम है बच्चे सोर्स ऑफ एनर्जी, 15 चैप्टर जिसका नाम है अवर एनवायरनमेंट, एंड 16 चैप्टर जिसका नाम बच्चे आपका होगा मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से क्लास 10th की जो साइंस होगी जिसके अंदर बच्चे आपके 16 चैप्टर होंगे। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है भाई? पक्का? डन? चलो लिखना है तो लिख लो फटाफट से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना बेसिक पे फोकस करेंगे हम लोग। केमिस्ट्री का बेसिक मैं आप लोगों को सबसे पहले फोकस करवाऊंगा बच्चे, ठीक है बच्चे? चलो तो राइट डाउन कर लो फटाफट से वीडियो को पॉज करके उसको जरा। चलिए तो आप स्टार्ट करें थोड़ा सा। हाँ भाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी भी बच्चों को लग रहा होगा कि सर कुछ मार्किंग स्कीम भी बता दो कि हमारा जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप भाई बोर्ड वगैरह हैं तो सर कुछ स्टार्ट कर दो, तो बता दो कुछ कि बोर्ड के अंदर मार्किंग स्कीम क्या होगी। तो चलिए बच्चे एक बार मैं थोड़ा सा वो भी बता दूं, क्योंकि मैंने आपको बोला है जैसा कि हमारा काम ही है डाउट्स क्लियर करना बस, ठीक है? चलिए अभी चलेंगे केमिस्ट्री पे चलेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया वीडियो के कि मैं आपको केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो बने रहिए, अभी मज़ा आएगा, आगे बेसिक में मज़ा आएगा। जो आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए हो उसी का पूरा निचोड़ दूंगा, यानी कि आपका 3rd चैप्टर, यानी कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर, यानी जो 9th क्लास में आपने 4 चैप्टर पढ़े थे उसी का मैं आपको निचोड़ देने वाला हूँ बच्चे, ठीक है? तो चलो बच्चे मार्किंग स्कीम बता दूँ, ठीक है? यानी कि मार्किंग स्कीम कि कितने मार्क्स का क्या होने वाला है हमारा। तो चलिए बच्चे बता देते हैं। एक बात याद रखना बच्चे, आपका क्लास 10th में जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है बच्चे वो आपका आएगा 18 मार्क्स का। तो बच्चे आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है? ये आपका क्या होगा बच्चे? एग्ज़ाम होगा 80 मार्क्स का। मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, मेरा सारा फोकस फाइनल पे है बच्चे, ठीक है? ठीक है? तो फाइनल जो एग्ज़ाम आपका आएगा बच्चे वो 80 मार्क्स का आएगा। अब 20 मार्क्स कहाँ गए सर? तो 20 मार्क्स आपके बच्चे इंटरनल होंगे। इंटरनल बोले तो बच्चे आपके जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह हो गए, कॉपी चेक कराओ टाइम पे, टीचर के साथ बिहेवियर वगैरह ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बाकी यूनिट टेस्ट, और इस तरीके से आपका टोटल 100 मार्क्स हो गया, ठीक है बच्चे? चलिए ठीक है भाई, ये हमारी मार्किंग स्कीम। तो चलिए भाई अब टाइम ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत टाइम खा लिया हमने इसमें। आप चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में मैं आपको बोल चुका हूँ कि मैं आपके लिए बेसिक लेकर आया हूँ, वो भी किसका? केमिस्ट्री का। तो चलिए टाइम ख़राब ना करते हुए बेसिक स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का। तो चलिए बच्चे केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगा मैं आज, ठीक है? तो केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक बात याद रखना बच्चे, केमिस्ट्री का मतलब ही क्या था? स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है? यानी कि अगर मैं केमिस्ट्री का बेसिक स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं सबसे पहले आपका क्या स्टार्ट करूंगा भाई? मैटर स्टार्ट करूंगा।
पूछना मत मेरे से कि हम मैटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। मैटर के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो चलिए भाई, मैटर क्या होता है। मैंने भाई बच्चों से पूछा, बच्चे आप बताओ क्या मैटर किसे बोलते हैं भाई। मैंने पूछा बच्चे आप बताओ मैटर किसे बोलते हैं। इस बच्चे ने बोला सर टेबल हो गई ये हमारी मैटर है। इस बच्चे ने बोला सर आप भी मैटर हो। इस बच्चे ने बोला सर मार्कर आपके पास जो है वो भी मैटर है। इस बच्चे ने बोला सर आपका जो बेड है वो भी मैटर है। इस बच्चे ने बोल दिया बच्चे सर जो फैन चल रहा है वो भी मैटर है। मैंने कहा भाई समझ नहीं आया मुझे। मैंने कहा मुझे और एग्जाम्पल दो। बच्चा पागल हो गया, कितने एग्जाम्पल दूं भाई मैं। ठीक है भाई, फिर मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूं मैटर क्या। फिर मैंने एक मैटर की डेफिनेशन दी। मैंने उससे बोला मैटर बच्चे क्या है, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई भी चीज हो। लाइक जैसे कि ये मार्कर ले लिया मैं इस मार्कर को लाया और मैंने इसे अपने हैंड पे रख दिया। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? जी सर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ सर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ सर ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अरे यार समझ आ रहा है ना? आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो भाई मैटर मैंने भी क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि भाई मैंने देखा कि ये जो मार्कर मैं लेकर आया, जब मैंने इसे अपने हैंड पे रखा मैंने देखा कि ये जगह घेर रहा है। और जब ये जगह घेर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा मैटर कहलाएगा यार। यस या नो? यानी कि हमने एक बात देख लिया, कोई भी चीज जो रखने पर जगह घेरे और उसका कुछ मास हो वो हमारा मैटर कहलाता है। यानी कि मैंने भी क्या बोला बच्चे, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है, इज नॉन एज मैटर। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है आपको? ये बात पढ़ के आ रखे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ के भी आ रखे हो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्किप करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन जिसको लगता है कि हमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए तो जुड़े रहो, ठीक है भाई। समझ आ रहा है भाई? एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। तो फोकस किस पे करना है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ हमारा क्या हो बच्चे, मास हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया बच्चे चौक, चौक हमारी क्या है, मैटर है बच्चे, ठीक है। वहीं पर बच्चे एयर हो गई, एयर भी आपकी क्या है, मैटर है बच्चे। एयर क्या होता है बच्चे, तो एयर हम लोग किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम लोग बोलते हैं क्या है, एयर बोलते हैं भाई, ठीक है। वहीं पर आपका वाटर हो गया भाई, वहीं पर आपकी कोल्ड ड्रिंक हो गई भाई, दिस ऑल आर मैटर, ठीक है। और फिर मैंने इधर लिख दिया बच्चे एटसेट्रा, ये सारा हमारा मैटर है। क्लियर कट है, ठीक है। राइट डाउन करो फटाफट से। और मैटर के बारे में मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, मैटर के बारे में। समझ आ रही इतनी बात? चलिए, अगर समझ आ रहा है तो वेरी वेरी वेल। चलें आगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैटर। चलो भाई, अब देखो भाई, मैं आपके सामने और एग्जाम्पल रखूंगा, ठीक है। बताना मेरे को मैटर है या नहीं। मैंने ही बोल दिया लव, क्या बोल दिया मैंने, लव लव लव, प्यार की याद आ गई होगी सबको अपने अपने, है ना। चलो भाई ज़्यादा याद ना करो, बने रहो, पढ़ाई करते रहो भाई, काम आएगी है, ठीक है। लव, लव हमारी मैटर है या नहीं भाई, तू बता। मैटर है लव? नहीं है सर। तू बता भाई, मैटर है लव? पता नहीं सर। तू बता भाई, मैटर है लव? हाँ सर ये तो मैटर है। मैटर है लव, यानी कि लव अगर मैटर है यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हाँ या ना। मुझे बताओ भाई, क्या लव स्पेस ऑक्यूपाई करता है? क्या दिल हमारा, हमने एक से प्यार करा, हमने दूसरे से प्यार करा, हमने तीसरे से प्यार करा, क्या हमारा दिल भर जाएगा? भाई दिल भर जाएगा तो प्यार की फीलिंग खत्म हो जाएगी। ऐसा होता है? नहीं होता। प्यार जब मर्जी, जिससे चाहे, जब चाहे तब हो जाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बच्चे। तो लव हमारा क्या है, मैटर नहीं है। यानी कि क्यों? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता और ना इसका मास होता, बस हम इसे फील कर सकते हैं बच्चे कि हाँ कुछ लव जैसी कुछ चीज़ होती है। हेट, नफरत, घृणा, ये भी हमारा मैटर नहीं है बच्चे। नॉलेज, अगर नॉलेज मैटर होता तो कितना अच्छा होता, ज़्यादा तो नहीं पढ़ना पड़ता ना, क्लास 10 तक ही नहीं आते हम लोग,
थॉट्स हो गई बच्चे, यानी कि ये जो मैंने अभी लिखे हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर। चल रहे हैं बच्चे, केमिस्ट्री के बेसिक की तरफ आ चुके हैं हम लोग, बस धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। राइट डाउन कर लो बच्चे, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मैटर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके और लिख लिया करो भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, स्टार्टिंग का बच्चे वो कुछ मैंने बेसिक आपको बता दिया था, लेकिन हमारा केमिस्ट्री का फोकस है तो थोड़ा सा उसको अगर आपको पता है तो स्किप करके आप लोग सीधा बेसिक पे आ जाना मैटर के। ठीक है, और मैटर को समझना आप लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जरा। ठीक है, और मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूँ अभी पूरा आपका पूरा केमिस्ट्री का बेसिक आपका मैटर पे टिका हुआ है। और एक बात याद रख लो बच्चे, ये आपकी मेन हेडिंग है, जहाँ मैं अगर ये ऐसा एरो लगा दूं तो ये इसी का टॉपिक होगा मैटर का। समझ आ रही है? तो चलिए मेरे से जब तक पढ़ो ये बात याद रखना बस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बोल दिया मैंने आपको, केमिस्ट्री में पूरा बेसिक हमारा मैटर पे चलेगा। अब देखो भाई, ठीक है, एक बात समझना। मानो बच्चे मैंने एक मैटर ले लिया, चौक। क्या चौक मैटर है? यस सर, चौक मैटर है हमारी। बिल्कुल सर, चौक मैटर है हमारी। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना? अब आप लोग जब इस चौक को देखते हो, या फिर मैंने एक ले लिया बच्चे ब्रिक्स। क्या ब्रिक्स हमारी ईंट जो है, क्या वो भी हमारे मैटर है? यस सर। बात बताओ, चौक और ब्रिक्स को जब आप लोग नोटिस करते हो तो आप क्या देखते हो कि चौक भी हमारी छोटे 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 कितना छोटा होगा? छोटे 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 करते करते हमारा ये चौक बन गई। भाई चौक भी हमारी इसी छोटे छोटे से बनी हुई है पार्टिकल से, ब्रिक्स भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। और हमें एक बात पता है, ये दोनों हमारे क्या हैं? मैटर है भाई। तो एक बात जान ली हमने, अगर ये दोनों हमारे मैटर हैं और ये छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, यानी कि एक कंक्लूजन निकाल लिया हमने कि जो मैटर होता है वो हमारा किसका बना होता है बच्चे? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। तो देख लो भाई, पूरा का पूरा आपका मैटर पे ही टिकने वाला है केमिस्ट्री का बेसिक। तो ऑल मैटर्स लिखते रहना भाई, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। समझ आ रही है भाई? तो जितने ही मैटर होते हैं वो हमारे किसके बने हुए हैं? स्मॉल पार्टिकल्स के। चलो भाई और भी कुछ बताता हूँ मैं आपको मैटर के बारे में, मैं बेसिक बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है आपको? चलिए भाई अब देखो, ठीक है, तो देखना मैंने एक मैटर बना दिया। मेरे जितने ही मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बच्चे मिलके बने हुए हैं। देखो ये देखो, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। देखो ये देखो। हाँ, रात का 1 बज रहा और मैं पागल हो गया हूँ, सर्कल बना रहा हूँ, है ना? हाँ चलिए, हाँ ये बन गया हमारा मैटर। ठीक है, देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाने वाला हूँ मैं आपको। तो आपको दिख रहा है मेरे मैटर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से बनता है, मैंने ये बना दिया। अब देखना जरा मैंने क्या करा बच्चे, मेरा दिमाग घूमा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इस मैटर को ब्रेक करना शुरू कर दिया। मैं इस मैटर को तोड़ता गया, यानी कि मैं चौक को ब्रेक करता गया। मेरे को एक बात बताओ, क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चौक ब्रेक होना बंद कर देगी? यानी कि हमें एक बात पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये चौक ब्रेक होना बंद कर देगी, यानी कि हमें इस मैटर का एक सबसे छोटा पार्टिकल मिल जाएगा। समझते रहना भाई इस बात को। यानी कि अब जब मैं इस मैटर को ब्रेक कर रहा था तो मुझे इस मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल गया, एक छोटा पार्टिकल मिल गया बच्चे मैंने। ठीक है, समझना। और बाबा आदम के जमाने में इस छोटे पार्टिकल को बच्चे क्या बोला जाता था? मॉलिक्यूल्स। क्या बोला जाता था बच्चे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो भाई हमें पता है भाई टाइम जमाना एडवांस हो रहा है भाई अगर सब एडवांस हो रहा है तो टेक्नोलॉजी आई और देखा गया कि इस मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर दिया गया, यानी कि ये जो छोटा पार्टिकल था ये भी ब्रेक हो गया। तो यार मुझे अब एक बात बताओ, अगर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो क्या ये छोटा पार्टिकल होगा सबसे? बिल्कुल नहीं होगा भाई। समझ आ रही है भाई? यानी कि हमारा जो ये मॉलिक्यूल्स है ये एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है भाई, यानी इससे भी कोई छोटा पार्टिकल होगा। तो एक साइंटिस्ट थे हमारे,
जिन्होंने बोला कि मॉलिक्यूल से भी छोटा कोई पार्टिकल होता है बच्चे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एटम्स का नाम दिया गया। ठीक है, यानी कि दिख रहा है आपको कि मॉलिक्यूल से भी कोई छोटा पार्टिकल है, वो हमारा कहलाता है क्या है, एटम्स। और एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी कि एक एटम एक इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये बात हमें किसने बोली भाई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डाल्टन। और डाल्टन की थ्योरी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ी होगी। तो इट इज, यानी कि एटम, तो इट इज डिस्कवर्ड बाय जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, लिखते रहना भाई सारी बातें, ठीक है, पेन कलम निकाल लो अपनी और लिखते रहना सारी बातें, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू एटम हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। भाई देखो, पहले मॉलिक्यूल एक छोटा पार्टिकल कहा जाता था, फिर इससे भी कोई छोटा पार्टिकल आ गया जिसको एटम बोला गया। लेकिन मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी यहीं पे नहीं रुक रही और देखा गया ये एटम भी ब्रेक हो रहा है। यानी कि बालक, अगर एटम भी ब्रेक हो रहा है तो क्या ये छोटा पार्टिकल है, देख ले सारा खेल मैटर पे चल रहा है आपका, ठीक है। यानी कि एटम भी आपका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इस एटम से भी छोटा पार्टिकल है जो कि आपको दिख रहा है बच्चे। सर झूठ बोल रहे हो आप, ये तो दिख ही नहीं रहा हमें। भाई नहीं दिख रहा, मुझे भी पता है, और मैंने बोला तो क्या, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसलिए इस छोटे पार्टिकल को क्या नाम दिया गया बच्चे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोला गया बच्चे इसको, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक बार मैं देख लूं बच्चे कि आपको यहां तक दिख रहा है या फिर नहीं, ठीक है, जब तक आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। चलिए भाई, दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिखना। यानी कि हमने देखा कि एटम से भी कोई छोटा पार्टिकल होता है जिसको क्या नाम दिया गया बच्चे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, समझ आ रही है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए जीरो लिख के दिखा देते हैं। यानी कि आज एक बात सीखी हमने मैटर के बारे में। मैटर बना हुआ है किससे, स्मॉल पार्टिकल से, ठीक है। और किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल पहले किसको बोलते थे, मॉलिक्यूल्स को, फिर किसको बोला गया, एटम्स को, फिर किसको बोला गया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी कि बच्चे समय समय की बात है। कभी स्टार अमिताभ बच्चन को कहा जाता था, फिर भाई हमारे शाहरुख खान आ गए, ऋतिक रोशन आ गए, सलमान खान आ गए, ये सब भी स्टार बन गए भाई हमारे। बस वही है, समय समय की बात है। कभी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के नाम से किसका राज था भाई, मॉलिक्यूल का राज था। फिर किसका हो गया भाई, एटम्स का हो गया। फिर किसका हो गया भाई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। यानी कि ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल और ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। समझ आ रही है बात, तो राइट डाउन करो। और फाइनली एक बात बोलूँगा मैं आपको जो दिमाग में बैठाना है वो ये है कि जो भी हमारा मैटर होता है वो हमारा किससे मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। बस ये बात दिमाग में बैठा लो, ठीक है। राइट डाउन कर लो फटाफट से इसको। चलिए लिख लिया भाई, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ आपको, जरा थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर देता हूँ भाई, ठीक है। कहीं आप किसी बुक में पढ़ लो तो बोलोगे फिर। देखो भाई, मॉलिक्यूल बड़ा है, एटम छोटा है, यानी कि मॉलिक्यूल किससे बन रहा है, एटम से, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स इज नॉन एज मॉलिक्यूल्स। ये भी बात सही है भाई, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलेंगे। फिर सर जरा एटम बता दो, एटम क्या होता है भाई। तो एटम भी बच्चे क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन it is the smallest particle of any matter, ठीक है। राइट डाउन कर लो। फिर आगे बढ़ता हूं मैं अपने बेसिक की तरफ और भी, ठीक है। चलिए चलता रहेगा ये आपका बेसिक ऑफ केमिस्ट्री। आपको मैं स्टार्ट कर रखा है मैंने आपका, और क्लास 10th का बेसिक है बच्चे ये आपका सबका, ठीक है। लिख लिया इतना, बढ़े आगे। चले बच्चे आगे बढ़ते हैं, आप हटा दो इसे। चल तो एक बात याद रख लो बस, क्लास 10th के बच्चे आप लोग एक बात याद रख लो कि जो भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, किससे बना हुआ है, प्रोटॉन से, और किससे बना हुआ है, न्यूट्रॉन से। बस ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा लेनी है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। ये सब आप लोग पढ़ के आ रखे हो क्लास 9th में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है।
चलो अब मैं एक बात आपको बस सिर्फ बताऊंगा, और वो क्या है कि अब मैं ना यहाँ पे जब आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँगा तो मैं अब इस मैटर की जगह ना बच्चे मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा जिसका नाम है एलिमेंट्स। बस ये बात दिमाग में बैठा लो, बेसिक पढ़ा रहा हूँ बस ये, ठीक है। कहाँ से बोल दिया कैसे बोल दिया उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। एक बेसिक समझो बस। तो अभी आप सीख के आए मैटर किससे बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो बच्चा लोग एलिमेंट भी किससे बनेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। यानी कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें भी हमारा प्रोटॉन होता है, और उसमें भी क्या हमारा न्यूट्रॉन होता है। यानी कि मैंने अभी क्या बोला बच्चे, इट कंसिस्ट इलेक्ट्रॉन, इट कंसिस्ट प्रोटॉन एंड इट कंसिस्ट न्यूट्रॉन। राइट डाउन कर लो फटाफट से, ठीक है। कि जो हमारा मैटर है, जो हमारा एलिमेंट्स है, वो हमारा कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। चलिए भाई अब एक बात बताओ मेरे को आप लोग सारे, अगर ये मैटर, अगर ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कंसिस्ट करता है तो मेरे को एक बात बता बच्चे लोग, हमारी बॉडी है, ये हैंड कंसिस्ट करता है, ये टिथ कंसिस्ट करता है, ये टंग कंसिस्ट करता है, क्या इनकी कोई पोजीशन है? हाँ सर है, बिल्कुल सर। ऐसे ही एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इनकी भी क्या होगी, एक पोजीशन होगी सर। बोल तो समझ आ रहा है? चलिए भाई, तो सर जी पोजीशन बता दो ना, बताएंगे ना यार, थोड़ा सा इंतजार करते रहो बस, किस बात की देरी है भाई। तो चलो पोजीशन बताए तुम। एक बात याद रखना बच्चे, जितने भी हमारे एलिमेंट कहाँ से आया, किसने डिस्कवरी, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ क्लास 10th के लिए बेसिक पढ़ा रहा हूँ। आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ रखे होंगे, ठीक है। बाकी जब मैं 9th क्लास की वीडियो कभी लूँगा तब मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर एक एलिमेंट में ये तीनों चीज़ें, तो कहाँ पर इनकी पोजिशन है ये भी आपको जानना है। तो एक बात याद रखना कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, आप एलिमेंट्स को ही पकड़ लो और पूरे के पूरे बेसिक में आपका एलिमेंट्स ही मेन है। तो एक बात याद रखना बच्चे, जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, हर एक एलिमेंट्स का अपना एक होता है न्यूक्लियस। अपना एक क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में होता है बच्चे प्रोटॉन और एक होता है बच्चे न्यूट्रॉन। यानी कि हमारा जो एलिमेंट्स होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है, किसी भी एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे प्रेजेंट होते हैं। बोलो सर समझ आ रहा है? अरे बोल देना यार समझ आ रहा है। अरे यार चलिए, बहुत गर्मी लग रही है बच्चे, लिख लो इसलिए, समझ लो थोड़ा सा। समझ आ रहा है? चलिए सर समझ आ रहा है। अब देखो भाई, अब सर दिमाग में ना एक क्वेश्चन चल रहा है, सर इलेक्ट्रॉन तो बता दो, इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं। तो एक बात याद रखना बच्चे, जो आपके ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियर के अराउंड घूमते रहते हैं बच्चे। समझ आ रही है? और इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, या इनको हम लोग बोलते हैं शेल। बोल दो, आसान है। चलिए सर, अगर ये बात समझ आ रहा है तो मैंने भी क्या बोला बच्चे, इसे हमने बोल दिया न्यूक्लियस, और सर इसे हमने बोल दिया ऑर्बिट, या इसे हमने सर बोल दिया एलिमेंट। बोल दो, आसान है भाई, ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ तक भाई आपको। चलिए भाई, तो एक एलिमेंट इन सबको कंस करता है, और कहाँ पे कौन होता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अब आप एक बात सीखो बच्चे, कि जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, हर एक एलिमेंट में न्यूक्लियस सिर्फ एक होता है, बट ऑर्बिट आपके मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने इसमें आपको 2 बना के दिखाए हैं। समझ आ रहा है? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है बच्चे, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है बच्चे, ऑर्बिट के अंदर। यानी कि ऑर्बिट क्या हो गया बच्चे, होम ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस क्या हो गया बच्चे, होम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फटाफट से इस बात को भी लिख लो, लिखो फटाफट से, लिखो जल्दी से। आना पड़ता है मेरे को पीछे बच्चे, ताकि मैं देख सकूं, कहीं ब्लर ना हो जाए, कहीं कोई आपको कुछ चीज़ दिखाई ना दे, इसलिए आना पड़ता है पीछे मेरे को बार बार देखने, ठीक है। चलो अभी तक सब कुछ सही है, लिख लो फटाफट से ऐसे, ठीक है। तो एक एलिमेंट या एक मैटर, देख ले भाई, मैटर पढ़ रखा है तो मैटर कोई एलिमेंट है, तो मैटर अगर इन सब से मिलके बना है तो एलिमेंट भी इन सब से मिलके बनेगा, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है ऑर्बिट के अंदर। फटाफट से राइट डाउन कर बच्चे, बोल देना सर एलिमेंट तो बता दो, तो एलिमेंट की डेफिनेशन भी दे दूं जैसे मैटर की दी थी। तो एलिमेंट हमारा क्या होता है बच्चे, वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स,
वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज नॉन एज एलिमेंट। ठीक है भाई, इज नॉन एज एलिमेंट। राइट डाउन इट फटाफट से, ठीक है, ताकि आप बोलो ना कि सर आपने हमें एलिमेंट तो बताया ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं भाई। ठीक है, 117 और भी डिस्कवरी चल रही है अभी। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे क्या नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बस आपका काम है, आपको ज़्यादा एलिमेंट्स लर्न नहीं करने, आपका काम है क्लास 10 तक आपको 30 एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए। बाकी आप जैसे जैसे क्लास 11 12th में आओगे, आपको पूरी की पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको लर्न करवा दी जाएगी। जो मेरा भी काम है मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है, चलिए हटा दो इसे। चलिए सर, समझ आ रहा है सर समझ आ रहा है, सब समझ आ रहा है सर। हाँ, मन कर रहा है गाना गाने का। गा दूँ एक गाऊँ ना? चलो भाई, नहीं गा रहा, गुस्सा हो जाओगे सर, रात में भी गाना आपको याद आ रहा है। हाँ चलिए सर, लिख दे इतनी बात, चलें आगे बढ़ें सर। चलिए सर, तो ज़रा और देखते हैं। ठीक है, और क्या हम लोग इस मैटर या एलिमेंट के बारे में जान सकते हैं? तो आपने जान लिया कि एक जो मैटर होता है या जो एक एलिमेंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन हमारे ऑर्बिट या सेल के अंदर, यानी कि ऑर्बिट या जो सेल होता है वो होम ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो होम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहलाता है। आप देखो एलिमेंट्स के लिए और भी क्या स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, बहुत इंटरेस्टिंग बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक है फॉर क्लास 10th। ठीक है, फॉर क्लास 10th, फॉर केमिस्ट्री, इसलिए ध्यान से बस अपना फोकस रखो। तो चलो भाई, आप अपना फोकस एलिमेंट्स पे ही रखना सारा। ठीक है, एक बात और सीखना, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं मैं भी आपको लिखवाऊंगा, बोला ना मैंने कि 30 एलिमेंट्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है, तो चलिए भाई सर, एक बात और सीखते हैं कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं सर, हर एक एलिमेंट्स के पास अपनी 3 चीज़ होती है। ठीक है सर, हर एक एलिमेंट का बच्चे अपना एटॉमिक नंबर होता है सर, हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है सर, हर एक एलिमेंट का सर अपना एटॉमिक मास होता है सर, और हर एक एलिमेंट का सर अपना एक सिंबल होता है। ठीक है, मान लो एटॉमिक नंबर को हमने Z से दिखा दिया सर, एटॉमिक मास को भाई हमने A से दिखा दिया, और सिंबल को हमने X से दिखा दिया। दिस इज द, ठीक है, एलिमेंट जो होता है वो कंसिस्ट करता है, यानी कि बोल सकते हैं हर एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर, अपना एटॉमिक मास होता है और अपना एक सिंबल होता है। समझ आ रही है बात सबको? चलिए मैं भी आपको बताऊंगा एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है और सिंबल क्या है। सब कोशिश है मेरी सबको डिस्कस करना। ठीक है, चलें सर, एक बात याद रखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर सर होता क्या है। ठीक है, अभी आपने जस्ट इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक बताया कि हर एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो बच्चे अगर हर एक एलिमेंट के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो बच्चे इन इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे कि इलेक्ट्रॉन के कितने नंबर है। जैसे हमारे दांत 32 हैं या 28 हैं या कुछ भी है बच्चे, तो जैसे कि हमारे टिथ हैं बच्चे ये 28 हैं, एक एज बढ़ेगी 34 आएंगे, ऐसे ही बिल्कुल एक एलिमेंट है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कितने नंबर हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये भी तो बात आपको पता होनी चाहिए। तो चलो बच्चे चलते हैं कि हमारे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन होंगे, वो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात सीखो बच्चे कि किसी भी एलिमेंट के पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारा कहलाता है क्या है, एटॉमिक नंबर कहलाता है। यानी कि अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफाइन करना है तो बच्चे आप लोग इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर को, और मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी एटॉमिक नंबर को डिफाइन करो तो आप प्रोटॉन को लेके डिफाइन करो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके वेरी करते रहते हैं। मैं भी आपको ये टॉपिक बताऊंगा, ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है, समझ आ रही है? तो एटॉमिक नंबर बच्चे क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन। और बच्चे प्रोटॉन कहां होता है? न्यूक्लियस में। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। भाई समझ आ रहा है बात? लिखते रहो सारी बातें फटाफट से। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब आ जाओ सर एटॉमिक मास पे। भाई आप लोगों ने देखा है, साइंटिस्ट आए थे हमारे बहुत सारे,
जे थॉमसन आए थे, उन्होंने बोला था कि कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। और बच्चे मेरे को अब एक बात बता कि अगर न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है भाई? तो हमारे को एक बात पता है कि न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। यानी कि बच्चे दिमाग में बैठा ले, न्यूट्रॉन के नंबर को प्रोटॉन के नंबर को दोनों को मिला दे, क्या आ जाएगा तेरे पास? एटॉमिक मास आ जाएगा। तो समझना यार, जो मैं समझा रहा हूं इसको समझने की कोशिश कर। तो एटॉमिक मास क्या होता है? तो द सम ऑफ number of proton and neutron is called atomic mass। बच्चे एटॉमिक मास को हम लोग मास नंबर भी कहते हैं। राइट डाउन करते रहो भाई फटाफट से, ठीक है? जल्दी से लिखो, अभी आगे बढ़ेंगे और हम लोग, ठीक है? समझ आ रहा है? थोड़ी सी लेंथी वीडियो जाएगी बच्चे ये आपकी, लेकिन कोशिश करना, बेसिक बहुत लंबा है थोड़ा सा, इसलिए लेंथी वीडियो बनानी पड़ रही है मेरे को ये, ठीक है? चलिए, लिख लिया? तो एटॉमिक नंबर समझ आ गया, एटॉमिक मास मैं भी फॉर्मूला ही बनाऊंगा, ठीक है? जितने नंबर उतने प्रोटॉन, समझ आ रहा है? तो बच्चे जितने नंबर उतने प्रोटॉन हो गए, ठीक है? क्लियर कट? चलिए, आसान है, ये भी आसान है। चलिए अब देखो भाई, आप लोगों ने क्या देखा कि एक एलिमेंट है जिसके पास अपना एटॉमिक नंबर है, अपना एटॉमिक मास है और हर एक का अपना सिंबल भी है। तो मैं आपको भी लिखवाऊंगा, अभी आगे चल के लिखवाऊंगा मैं आपको। अब एक बात और याद रखो बच्चे, सिंबल, मेन चीज आपकी सिंबल है बच्चे। सिंबल क्या होता है भाई? एक बात रखना, पहले के टाइम में, बाबा आदम के ज़माने में, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल हुआ करता था बच्चे, वो डायग्राम के रूप में हुआ करता था। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है? फिर एक फेडरेशन बनी बच्चे, ठीक है? फेडरेशन बोले तो बच्चे, फेडरेशन बोले तो बच्चे आयुपैक। बच्चा लोग क्या हो गया हमारा? आयुपैक। सर जी ये क्या होता है? दिस इज द फेडरेशन। फुल फॉर्म सर जी? तो फुल फॉर्म जिसकी होती है भाई, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है? ये होता है आयुपैक, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि पहले के टाइम में किसी भी एलिमेंट्स के जो सिंबल यूज होते थे वो डायग्राम के रूप में होते थे, लेकिन एक फेडरेशन बनी आपकी आयुपैक, जिसकी फुल फॉर्म थी बच्चे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चे इसने क्या बोला? इसने एक छोटी सी बात बोली कि किसी भी एलिमेंट का जब आप सिंबल लिखो ना बच्चे, तो उसमें आप इंग्लिश अल्फाबेट लेटर यूज करो, जिसके अंदर आप एक लेटर भी होता है या किसी किसी एलिमेंट के सिंबल में 2 लेटर भी होते हैं। लेकिन साथ साथ इसने एक बात बोल दी कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखो ना, तो उसमें फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर ऑलवेज राइट इन स्मॉल, ठीक है? तो मैंने क्या बोला भाई सिंबल के लिए? अकॉर्डिंग टू आयुपैक, अकॉर्डिंग टू आयुपैक, symbol of elements is English alphabet letter। फर्स्ट लेटर लिखते रहो, फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट कैपिटल एंड सेकेंड लेटर ऑलवेज राइट स्मॉल। भाई राइटिंग थोड़ी बहुत जाएगी आपकी, जल्दी लिखवाना है, ठीक है? लिख ले बच्चा लोग जल्दी से, ठीक है? चलो राइट डाउन इट फटाफट से, चलें आगे बढ़े। समझ आ गया? तो एक एलिमेंट के पास क्या क्या बताया मैंने? एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है बच्चे? मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया
कि एक एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, और एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, सिंबल होता है, ठीक है। और एक एटॉमिक नंबर हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होगा। और मास हमारा न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, तो दोनों के नंबर को मिला दो, एटॉमिक मास आ जाएगा। सिंबल क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर यूज करे जाते हैं। अगर 2 लेटर हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। तो चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। यार नींद तो नहीं आ रही ना? अगर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी इस वीडियो को देखो बच्चे तो आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, और रात में देखो तो गुड नाइट। सोना नहीं है लेकिन उसके लिए, ठीक है भाई, सोना नहीं है, पढ़ना है फिर भी, ठीक है। तो चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं और एक बात समझते हैं। तो देखो बच्चे, यहीं पर आप एक और चीज़ देखना, एक एलिमेंट जो है बच्चा वो आपका एटॉमिक नंबर भी होता है, उसका एटॉमिक मास भी होता है, और एक सिंबल भी होता है। तो एक क्वेश्चन उठता है बच्चे कि हम एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। यानी कि अगर आपसे बच्चे कोई पूछ ले रिप्रेजेंटेशन किसकी बच्चे, तो रिप्रेजेंटेशन बच्चे अगर कोई आपसे पूछ ले एलिमेंट की कि हम लोग एक एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो भाई एक बात बताना मुझे कि एक एलिमेंट के पास ये 3 चीज़ हैं, और अगर एक एलिमेंट के पास ये 3 ही चीज़ हैं तो जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसमें ये 3 ही चीज़ तो इंडिकेट करेंगे। तो सीख एक बात, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक्स का मतलब बच्चे क्या था, सिंबल। यानी कि जब भी आप किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो तो सबसे पहले आप सिंबल लिखो। फिर नीचे आप लोग हमेशा क्या लिखो बच्चे, जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। यानी कि आप लोग हमेशा जब भी किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करो तो नीचे आप लोग हमेशा एटॉमिक नंबर लिखो। इधर लिखो इधर लिखो, डजंट मैटर यार। और फिर बच गया आपका एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को आप ऊपर लिखो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। समझ आ रहा है बच्चे? तो सिंबल, नीचे क्या आएगा, नंबर, ऊपर क्या आएगा, एटॉमिक मास। चुपके से इस बात को भी अपनी कॉपी में लिख लो भैया जी, फटाफट लिख लो, जल्दी से चुपके से लिखना, दिखाना नहीं है किसी को भाई कि कहीं किसी को दिखाओ, और दिखाओ तो भाई दिखा देना, ठीक है, समझ आ रही है? क्योंकि बांट बांट के पढ़ना होता है। चलिए बच्चे, सर जी एग्जाम्पल दे दो ना, तो चलिए भाई मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सोडियम मैं भी लिखवाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा मैं आपको कि एलिमेंट लिखवाऊं इधर कुछ में। तो सोडियम बच्चे, तो देखो सोडियम एक एलिमेंट है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो सोडियम का सिंबल, तो सोडियम का सिंबल होता है बच्चे Na। आप देखो ना बच्चे, IUPAC के अकॉर्डिंग क्या फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है, जी सर लिखा है, क्या सेकेंड लेटर मैंने स्मॉल लिखा है, जी सर लिखा है। अब भाई इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 11, और इसका एटॉमिक मास सर जी होता है 23। तो देख ले बच्चे, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोडियम, और एंड सोडियम इज अ एलिमेंट। तो फटाफट से इस एग्जांपल को भी चुपके से अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, जल्दी से लिख लो चुपके से, फटाफट से। चलिए सर आगे बढ़े, चलिए सर, ठीक है, आसान है, चले। हाँ मैं भी लिख पाऊंगा, 30 एलिमेंट आपको लर्न करने हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूँ, देखता हूँ 20 तो लिखवा ही दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए सर, ठीक है, एक बात और लिख लो बच्चे चुपके से अपनी कॉपी में, नोट बना के। क्या बना के, नोट बना के। वो क्या है बच्चे कि कोई भी एलिमेंट का जो उसका एटॉमिक नंबर होगा, मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। सीक्वेंस से पढ़ते हैं ना, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं बेसिक में आपको, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे उतने प्रोटॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर किस पे डिपेंड करते हैं, तो बच्चे एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर मैं आपको लिख के दूंगा अभी सारे। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा बच्चे उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, और उतने ही बच्चे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ये बात आप चुपके से ना लिख लो अपना, ठीक है। चलिए बच्चा लो, मेरे को एक बात बताओ, एटॉमिक मास क्या था, न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा था। बच्चा लोग अगर एटॉमिक मास न्यूक्लियस पे डिपेंड कर रहा है तो न्यूक्लियस में कौन कौन है, सर न्यूक्लियस के अंदर तो हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बिल्कुल सर,
तो यानी कि एटॉमिक मास उस पर डिपेंड कर रहा है। चलिए सर, तो चलो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो निकाल लिए, लेकिन सर आपका क्या न्यूट्रॉन बच गया। तो अगर सर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो कुछ नहीं करना सर, आपको ना चुपके से एटॉमिक मास में से ना आपको चुपके से एटॉमिक नंबर को घटा देना है, माइनस कर देना है। ये दोनों बात आप लोग लिख के और इसको डब्बे में बंद कर लो। तो मैंने भी क्या चीज़ सिखाया बच्चे आपको, समझो मेरी बात को, सीखो जरा कि किसी भी एलिमेंट के अंदर अब हमें कैसे पता चलेगा सर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है। तो भाई जितना उसका एटॉमिक नंबर, ये याद करना पड़ेगा। लिखा तो बच्चे मैंने अभी और लिखवाऊंगा मैं आपको आगे। और न्यूट्रॉन के नंबर कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दोगे। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको आगे, अभी पहले बेसिक समझते जाओ बच्चे, ठीक है। तो राइट डाउन कर लो फटाफट से, फिर इसको हटाता हूँ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसको लिख लो। वैसे मैं इतना टाइम देता हूँ कि आप लोग लिख लो इस चीज़ को। हटाऊँ, हटा दूँ भाई, हटा दूँ। चलिए तो मैं इसको अब हटा देता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, देखो बच्चे मैंने आपको ही बोला है कि आपको कम से कम आपका काम है 30 एलिमेंट्स आपको लर्न कर देने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपकी एक टेबल बनी हुई है चैप्टर नंबर 5 में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से, वहाँ पे आप लोग कोशिश करना 30 एलिमेंट्स आप लोग जाके देख लेना। मैं फिर भी कुछ एलिमेंट आपको लिख देता हूँ। और एक बात रखना, आपने भी क्या देखा, एक एलिमेंट के पास एटॉमिक नंबर है, जी सर है। एक एलिमेंट के पास एटॉमिक मास है, जी सर है। एक एलिमेंट के पास सिंबल है, जी सर है। क्या हमें तीनों याद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करने सर। फिर क्या करना है सर? आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर लर्न करना है और आपको सिर्फ सिंबल लर्न करना है, आपको एटॉमिक मास लर्न नहीं करना। फिर भी मैं आपके थोड़ी हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चे चालू करता हूँ, मैं कुछ आपको एलिमेंट्स लिख के देता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या है, कुछ हमारे एलिमेंट्स हैं बच्चे, ठीक है। और बच्चा लोग ये उनका कुछ हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और ये बच्चे आपका क्या होगा, सिंबल। तो देख लो मैंने दो ही चीज़ लिखी है, नंबर और सिंबल, ठीक है। जैसे कि आपका एक होता है हाइड्रोजन, एक बच्चा लोग आपका होता है हीलियम, एक आपका बच्चा लोग होता है लिथियम, एक आपका होता है बेरिलियम, एक आपका होता है बच्चा लोग बोरॉन। हाइड्रो हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन। एक होता है कार्बन, एक आपका होता है नाइट्रोजन, और एक आपका होता है बच्चे ऑक्सीजन। लिख लो फटाफट से। हाँ बच्चे, जैसे मैंने ये लिखे ना लाइन से, आपको भी बिल्कुल ये लाइन से ही लर्न करने हैं। समझ आ रहा है बच्चे? पूछो इसका बेनिफिट क्या है? तो सर इसका ना बेनिफिट आपको एक मिलेगा कि अगर आप इसे लाइन से लर्न करोगे ना तो उसका एक बेनिफिट है। हाइड्रोजन कौन से नंबर पे लिखा है बच्चे आपने? फर्स्ट नंबर पे। तो देखो आपको इसका एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। और देख काम आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर पे डिपेंड। यानी कि एटॉमिक नंबर याद है, इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया, प्रोटॉन निकालना आ गया। क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको। हीलियम कौन से पे लिखा है? दूसरे पे। तो कितना होता है? 2। इसका कितना होता है? 3। इसका कितना होता है? 4। इसका कितना होता है? 5। इसका कितना होता है? 6। इसका कितना होता है? 7। और इसका कितना होता है बच्चा लोग? 8। ठीक है सर जी, सिंबल पे आओ। सर जी सिंबल पे आओ। भाई सिंबल मैंने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू आईयूपैक, इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। तो बहुत सारे एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जिनके नाम से ही सिंबल आ जाता है हमारा, जिनके बच्चे क्या हमारे नाम से ही क्या हमारा बच्चे सिंबल आ जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन बच्चे ऐसे है, तो हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है बच्चे वो हमारा क्या होता है भाई? हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। और एक ही लेटर है तो कैसा आएगा? कैपिटल। हीलियम का सिंबल होता है बच्चे He। तो अगर He है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। अगर आप इसे ऐसे लिख दोगे तो दिस इज द रॉन्ग एंड दिस इज द राइट, ठीक है। तो आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड सेकंड लेटर स्मॉल। लिथियम का सिंबल होता है बच्चा लोग Li। बेरिलियम का सिंबल होता है बच्चे Be। बोरॉन का सिंबल होता है बच्चा लोग B, ठीक है। कार्बन का सिंबल होता है C। नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। और ऑक्सीजन का सिंबल होता है बच्चे O। दिस इज द सिंबल्स बच्चे, ठीक है। फटाफट से राइट डाउन करो इस बात को, ठीक है। पॉज करके वीडियो को लिखते रहना, ठीक है। अभी 8 ही हुए हैं, कम से कम 20 तो लिखूंगा, बाकी आप लोग अपनी ठीक है बुक से देख लेना, ठीक है भाई। ठीक है, स्लो है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए बस। समझ आए तो सब चलता है, ठीक है। नहीं आए तो फिर तो कोई नहीं,
स्किप करके आगे बढ़ जाना भाई, और कुछ समझना भाई। चलिए तो चलते हैं आगे। हाँ, ऑक्सीजन तक आ गए। फिर सर जी एक होता है फ्लोरीन, फिर सर जी एक होता है नियोन, फिर सर जी एक होता है सोडियम, फिर सर जी एक होता है मैग्नीशियम, फिर सर जी एक होता है एल्यूमिनियम, फिर सर जी एक होता है हमारा सिलिकॉन, ठीक है। फिर सर जी एक होता है फास्फोरस, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस। फिर सर जी एक होता है सल्फर, ठीक है। चलो भाई 8 तक चला गया था। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये बेनिफिट है आपका लाइन से लिखने का। लाइन से लिखोगे तो एटॉमिक नंबर याद हो जाएंगे, नहीं तो फिर तो रट्टा मारना पड़ेगा। सिंबल पे आ जाना। फ्लोरीन का सिंबल F होता है, नियोन का सिंबल Na होता है, सोडियम पे लोचा आ गया। सोडियम का सिंबल नाम से नहीं होता तो SO मत लिख देना। सोडियम का सिंबल होता है Na, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, एल्युमिनियम का सिंबल होता है बच्चा, एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, फास्फोरस का होता है P, सल्फर का होता है S। तो जल्दी से इसको लिख देना, लिख दे। वीडियो को पॉज करो, फटाफट से लिखो, ठीक है। बहुत लिखवा रहे हो, बहुत मेहनत करवा रहे हो मेरे से आज तो तुम लोग। बेसिक में पहले ही लेक्चर में पहली वीडियो में इतनी मेहनत, और इतनी लंबी वीडियो इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, देख लेना बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाँ, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, 20 तक जाऊँगा, फिर बुक से देख लें, ठीक है। चलो भाई लगता है इसके लिए और लेक्चर बनाने पड़ेंगे मेरे को बेसिक के लिए। फर्स्ट वीडियो में बेसिक ख़त्म नहीं हो पाएगा भाई। तो चलो सल्फर तक आ गए। सल्फर के बाद बच्चे हमारा आता है क्लोरीन। क्या आता है बच्चे हमारा? क्लोरीन। फिर आता है आर्गन, फिर आता है हमारा पोटेशियम, फिर आता है हमारा कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन का सिंबल होता है Cl, आर्गन का सिंबल होता है Ar, पोटेशियम सिंबल होता है K, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कहाँ तक पहुँच गए थे? 16 तक। तो सर जी 17, 18, हाँ सर जी सच में नींद में हूँ आप में तो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 17, 18, 19, 20। सिंबल क्या होगा? Cl, Ar, पोटेशियम का K होगा, कैल्शियम का Ca होगा भाई। तो फटाफट से लिख लो, मैंने 20 लिख दिया। आप अपनी एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर उठाओ। एनसीईआरटी नहीं भी उठाए तो कोई सी बुक उठाओ, उसका 5वां चैप्टर उठाओ। 5वें चैप्टर के अंदर आपकी बनी होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें से आप 30 एलिमेंट याद करो। और क्या याद करो? सिर्फ एटॉमिक नंबर याद करो और सिंबल याद करो। सिंबल ना बच्चे कैसे याद करो पता है? पकड़ बना लो। अगर मैं लिखूँ Cl, आपके मुंह से निकले Cl मतलब क्लोरीन। अगर मैं लिखूँ Ar तो आपके मुंह से निकले आर्गन। अगर मैं लिखूँ Si, आपके मुंह से निकले सिलिकॉन। अगर मैं लिखूं P तो आपके मुंह से लिखे फास्फोरस। अगर मैं लिखूं बच्चे क्या चीज? अगर मैं लिख दूं O तो आपके मुंह से निकले ऑक्सीजन। ये याद करो आप, ऐसे याद करो आप। समझ आ रही है? तो राइट डाउन 8 फटाफट से जल्दी से इस बात को लिख लो। फिर चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, बस क्वेश्चंस करा के फिर आज छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। कुछ चलिए भाई, ठीक है। तो चलो भाई, अब जब इतनी बात लिखवाई तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ भाई। हाँ, आपने देखा, आपने क्या देखा बच्चे कि एक एलिमेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमारा न्यूक्लियस में, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? यानी कि एक क्वेश्चन आ गया बच्चे आपका, मान लो क्वेश्चन आ गया क्या? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। भाई ये क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके करो फटाफट से अपने आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके करो जल्दी से। कराऊं? कर रहा हूं, करा दो सर, आप करा दो। चलो भाई, देखो क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्रोटॉन निकालना है, न्यूट्रॉन। मैंने आपको पीछे बताया, ध्यान से देखो, कि किसी भी एलिमेंट में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना है तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन बच्चा लो। अगर जितना इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होगा
और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे भाई। और मैंने आपको भी रिप्रेजेंटेशन सिखाई थी, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है? एटॉमिक मास। तो बच्चे एटॉमिक नंबर कितना है? 11, एटॉमिक मास कितना है? 23। और बच्चे इसलिए हमारे को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? तो जितना एटॉमिक नंबर उसमें उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। और सर जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मैंने निकालना सिखाया था। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा दो, ऊपर एटॉमिक मास भी दिया हुआ है आपको, कितना है सर जी? 23। एटॉमिक नंबर कितना है सर जी? 11। तो सर जी 23 में से 11 घटा दो ना, आपका कितना आ जाएगा? 12। ये आपका क्वेश्चन हो गया। घर से करके देखना, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, घर के लिए भाई होमवर्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है, घर से कर लेना। आज के लिए इतना, ठीक है। बाकी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत टाइम हो गया। बाकी अगला बेसिक, अभी बेसिक कंप्लीट नहीं है, बेसिक में टाइम लगेगा बच्चे का, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना, बाकी आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।